चलिए, ओके ग्रेट। सो लेट स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ विच चैप्टर? आईटीसी। चलो, अब आईटीसी में जो है प्राइमरीली अगर आप देखो तो तीन मेजर सेक्शन है, सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18। तीनों सेक्शन अपन ने अच्छे से देख लिए, बराबर है। इसमें से कुछ पार्ट जो है वो सिलेबस से आपके फिलहाल के लिए ओमिट किया गया है। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए, हो सकता है अगले अटेम्प्ट के लिए आ जाए, या हो सकता है इंस्टीट्यूट नोटिफाई कर दे कि अब ये एप्लीकेबल है फॉर द एग्जाम्स, एज द केस में भी। लेकिन सितंबर 26 के लिए और जैन 27 के लिए अभी तो ये एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, सो लेट स्टार्ट विद सेक्शन 16। सेक्शन 16 में यस, ओवरऑल कितने सबसेक्शन है? 6। कितने बोलो? 6। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। 16 सबसेक्शन 1। आईटीसी shall be available only to which person? Registered person. Which person? Of what? Input services and capital goods which are used or to be used in the course or? शाबाश, यस नो। उसके बाद आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जो क्या डालता है आपके ऊपर? कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन। कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन। कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन जो है वो दो रूल में, बोलो कौन से कल पढ़े थे? रूल 86A एंड 86B। रूल कौन से दो रूल बोलो? यहाँ पे लिख दो, 86A एंड रूल 86B। ये जो दो रूल है, ये दो रूल को लीगल स्टेटस आए, इनको वैलिडिटी आए, इसलिए यहां पे ये वर्ड ऐड किया गया रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि कल अगर कोई पूछता है, कल अगर कोई पूछता है कि आपने सेक्शन के अंदर तो नहीं लिखा था, फिर भी रूल के थ्रू कैसे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया, इसलिए सेक्शन 16 का नाम ही चेंज कर दिया गया, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हुए, कंडीशंस क्या है सर? नंबर 1, किसी भी रेसिपिएंट के पास क्या होना चाहिए? वैलिड बोलो। टैक्स इनवॉइस क्या होना चाहिए? 16(2)(a। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या है? सेक्शन 16(2)(a)(a). ए क्या बोलता है? सप्लायर को क्या फाइल करना है? हमें किस में दिखेगा? अवेल किस में करेंगे? 3B। याद आ गया? और अवेल के बाद कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कौन सा लेजर? शाबाश, लिंक कर लेते अगला पॉइंट भी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी चला गया, तो क्या उसको यूज करने के लिए कोई टाइम लिमिट है, या कभी तक भी यूज कर सकते? इज इट क्लियर? प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद 16(4). 16(4) में टाइम लिमिट टू अवेल है, लेकिन एक बार अवेल कर लिया उसके बाद में आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो, इन्फिनाइट। इज इट क्लियर? टिल द डेट योर बिजनेस इज देयर और योर नंबर इज देयर। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं सर। तो ए हो गया, ए हो गया। अब बात करेंगे बी की। बी क्या बोलता है? आपको क्या रिसीव होने चाहिए बोलो? गुड्स और सर्विसेज। क्या रिसीव होने चाहिए? गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर आपने खुद के पास गुड्स ना लेते हुए, अपॉन योर डायरेक्शन यू हैव ऑर्डर्ड योर सप्लायर टू डिलीवर टू थर्ड पार्टी, कौन सा मॉडल है ये? बिल टू शिप टू। कौन सा मॉडल है? अरे जोर से बोलो। यस, क्या इसमें रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा? इवन विदाउट रिसीविंग द गुड, इवन विदाउट रिसीविंग द गुड, स्टिल ही विल बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। यस, यस नो। शाबाश, चलो अब आगे बढ़े। यस। बी ए क्या बोलता है? बी ए बोलो जल्दी से। सप्लायर शुड नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या बोलता है? क्या सप्लायर को R1 ग्रेटर देन 3B रखना? नहीं। R1 ग्रेटर देन 3B मतलब क्या? R1 में सेल क्या बताया? ज्यादा। टैक्स लाइबिलिटी क्या बताई? ज्यादा। 3B में लाइबिलिटी क्या बताई? कम। मतलब गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया, क्या ना से। R1 में ज्यादा लाइबिलिटी बताई, मतलब सामने वाले को क्या ज्यादा मिलेगा? और 3B में कम लाइबिलिटी बताई, मतलब पे एक्चुअल में कम किया, सामने वाले को बेनिफिट ज्यादा दिया, गवर्नमेंट को पैसा कम भरा। इसको बोलते R1 ग्रेटर देन 3B। या फिर अपना सप्लायर 3B ग्रेटर देन 2B है, मतलब क्या? आईटीसी ज्यादा लिया किसमें, लेकिन 2B में दिख कम रहा। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? 3B ग्रेटर देन 2B इन टर्म्स ऑफ आईटीसी। इज इट क्लियर? अगर अपना सप्लायर दिए हुए एड्रेस से काम नहीं कर रहा है तो भी अपना आईटीसी गया, अगर सप्लायर फेक निकला तो भी अपना आईटीसी गया, सप्लायर नॉन जेन्युइन निकला तो भी आईटीसी गया। क्लियर है? सप्लायर ने अगर टाइम पे टाइम गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया तो भी अपना आईटीसी गया। इज इट क्लियर? इसी से रिलेटेड है सेक्शन 16(2)(c), जो क्या बोलता है? सप्लायर को अपने टैक्स का पेमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर के कब तक करना है बोलो? कब तक करना है? और अगर सितंबर तक नहीं किया तो
तो आईटीसी क्या करना होगा? रिवर किसको? रेसिपिएंट को। कब तक? नवंबर तक। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? 16(2)D लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? सप्लायर ने जो करना है वो कर लिया, लेकिन एज अ रेसिपिएंट तुमको अगर आईटीसी चाहिए तो पहले क्या फाइल करना होगा बोलो? GSTR 3B। क्या फाइल करना होगा? GSTR 3B। GSTR 3B। आर यू देयर? आर यू देयर? क्लियर है? तो GSTR 3B किसको फाइल करना होगा? रेसिपिएंट को। वंस रेसिपिएंट फाइल्स GSTR 3B, then only you will be eligible to avail the ITC. बोलो, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? हैप्पी? यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो अब सर, छोटे छोटे पॉइंट। रेसिपिएंट को सप्लायर को कब तक पैसा देना है बोलो जल्दी? 180 डेज में, रूल 37। इज क्लियर? यस नो? कितने डेज में पेमेंट करना है? अगर सप्लायर ने जो भी इनवॉइस इशू किया वहां से कितने दिन काउंट करो? 180। अगर रेसिपिएंट ने 180 डेज में पेमेंट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रेसिपिएंट ने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? कौन रिवर्स करेगा? रेसिपिएंट ने जो आईटी से अवेल किया है वो क्या करेगा? इज क्लियर? लेकिन अगर रेसिपिएंट ने फ्यूचर में पेमेंट कर दिया तो जो उसने रिवर्स किया था वो उसको क्या करेगा? री अवेल। सिर्फ अवेल नहीं करेगा, अवेल तो पहले ही कर चुका है ना। वन कॉमन क्वेश्चन। द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी इज अंडर सेक्शन 16(4), that is 30th November, or date of filing AR, whichever is. Whether that time limit is applicable to 180 days वाला रूल or not? आंसर इज नो। रीअवेलमेंट के लिए, वापस सुन लो, ध्यान से सुन लो, दिमाग में बिठा लो, ये कोई मॉड्यूल में नहीं दिया है, ये एएफएम के पेपर की तरह है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये चाहिए इंस्टीट्यूट को, सुन लो वापस। जो बच्चे ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं उनको बता दूं, जो बाद में देख रहे हैं, मई 2026 इस अटेम्प्ट में एएफएम का एक पेपर आया था। जी हाँ, इसने भूचाल मचा दिया पूरे सीए के, वी कैन से पेरीफेरी में, और पूरे कैनवास में काफी लोग जो थे उससे चिंतित थे, और काफी स्टूडेंट भी चिंतित थे। है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी नवंबर अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दी है। अभी मिला था मुझे टी के ऊपर, मैं चाय पीने गया था, वहां पे एक स्टूडेंट मिला मेरा, मई 21 का इंटर का स्टूडेंट है, उसका अभी फाइनल दे रहा है वो। हाँ, ठीक है, अभी फाइनल चल रहा है उसका। वो बोले सर मैंने नवंबर की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में जहां पे कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट लिंक होगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यस व्हाट आई एम सेइंग, कि 180 डेज वाला रूल, सर क्या बोल रहा हूँ वापस सुनिए। मैंने अगर, ध्यान से सुनिए, लेट से 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 को मैंने कोई चीज खरीदी, तो मुझे 180 दिन में पेमेंट करना है। मैंने पेमेंट नहीं किया, मैंने पेमेंट, तो 1 जुलाई 25 का मैंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए मुझे आईटीसी क्या करना पड़ा? रिवर्स। अब 25-26 का आईटीसी लेने का लास्ट डेट क्या है? 30th November, 30 नवंबर 2026। एम आई राइट? यस और नो? अब हुआ क्या? मुझे रूल क्या बोलता है कि भाई तुम जब भी पेमेंट करोगे तब क्या ले लेना? आईटीसी। अब मैंने डायरेक्टली पेमेंट किया 2027 में, मतलब 30 नवंबर की डेट चली गई। तो लॉ बोलता है अब 2027 के अंदर तो लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी जा चुका है, तो फिर तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो उसका जवाब सुन लीजिए, सर अवेल तो मैं पहले ही कर चुका था, ये क्या कर रहा हूं? रीअवेलमेंट के लिए 16(4) का टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। जोर से बोलेंगे, रीअवेलमेंट के लिए 16(4) का टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। बैठ गया दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर है ये सबको? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? क्लियर है? अच्छा, with this I would like to announce tomorrow we have 50 marks MCQ test on ITC. Tomorrow we will have 50 marks MCQ test on ITC. Multiple choice questions only. बहुपर्यायी प्रश्न। ठीक है? ओके, चलेगा? यस, योर साइलेंस इज योर एक्सेप्टेंस। चलो ओके, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, आई आई डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी।
एमसीक्यू में क्या प्रॉब्लम है तुमको अभी? तो आज क्या कर रहे फिर अपन? तो मैं हाफ आपका काम करके दे रहा हूँ ना। मैं तो पता है मेरे माइंड में क्या था कि डायरेक्ट आज ही दे देने का सरप्राइज टेस्ट। बट फिर आ, नहीं नहीं बट नहीं बट क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वो मुझे सही नहीं लगा। इसलिए मैंने आपको मौका दिया। और क्या आप ये करके आओ, मतलब मैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहता हूँ, करे आप डिमोटिवेट ना हो जाओ। यस, एमसीक्यू में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एमसीक्यू आप कर सकते हो, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, केस बेस वगैरह कुछ नहीं रहेगा। केस बेस वगैरह कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। और तो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, पर वो एकदम हाई लेवल के नहीं, एएफएम वाले नहीं, एसएफएम वाले, एसएफएम वाले। ठीक है। ये, अभी इतना थोड़ी मैं रोज हिसाब करता हूँ। पेपर है, सॉल्व करो, खत्म। चलो। अ, चलो, इजी क्लियर। अभी बोल दिया, कल मैं भूल ना जाऊँ। बाकी वो कितने देर का रहेगा क्या, वो सब पेपर के ऊपर लिखा रहेगा, तब पढ़ लेना, ठीक है, हाँ। चलो। कल मेरा लेक्चर नहीं है, यस। लेक्चर नहीं है सर। सो मूविंग अहेड। आगे, गुड्स अगर लॉट से इंस्टॉलमेंट में आए तो आईटीसी कब मिलेगा, बोलो जल्दी से। अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, शाबाश, वेरी गुड। अगर सर लेट से एक छोटा पॉइंट, कोई ऐसा सप्लायर है जो इनवॉइस इशू ही नहीं करता, तो क्या उसके जगह पे कोई और डॉक्यूमेंट उसने दिया जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, तो उसके बेस पे भी मैं आईटीसी ले सकता हूँ क्या? आंसर इज यस, आंसर इज यस। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस लगते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर मी टू अवेल आईटीसी इवन दो बैंक हैज नॉट इशूड मी टैक्स इनवॉइस। क्लियर है? यस नो? यस। ट्रैवलिंग के केस ले लीजिए आप। अभी एयर टिकट, एयर टिकट इज इक्विवेलेंट टू टैक्स इनवॉइस। ये हम पढ़ने भी वाले टैक्स इनवॉइस चैप्टर में, कि कुछ लोगों को बोला गया है कि तुमने अगर ये काम किया या ये डॉक्यूमेंट दिया तो तुमको टैक्स इनवॉइस अलग से इशू करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मल्टीप्लेक्स या मूवी थिएटर। मूवी थिएटर क्या बोलता है? मूवी थिएटर में कभी टैक्स इनवॉइस लिया है आपने आज तक? आप गए मूवी देखने के लिए तो वो आपको टिकट देता है, वो टिकट के ऊपर ही जीएसटी वीएसटी सब दुनियादारी उस पर लिखी, मैग्नीफायर लेके देखना पड़ता है, देखो सब। अभी तो बुक माई शो आ गया है या जो भी है, बराबर है ना? लेकिन पहले जब पुराने जमाने में वो पेपर वाले टिकट हुआ करते थे, फिर आप वो टिकट लेते थे जाके, फिर बीच में से उसको कट करता था, याद है क्या आपको? पहले वो इतना इतना उसको बीच में से कट करेगा, जो कट किया उस पर बारीक अक्षरों में लिखा था सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। अब उसमें ये सब कहाँ से लिखेंगे, वो टैक्स इनवॉइस, सामने वाले का नाम, सामने वाले का एड्रेस, पर्टिकुलर्स, एचएसएन, अमाउंट इन वर्ड्स, इतनी जगह है क्या? फिर मैंने क्वेश्चन किया, आपका तो टैक्स इनवॉइस ही नहीं है वैलिड। तो गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि आपने ये दिया तो भी ये माना जाएगा कि आपका मूवी टिकट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, टैक्स इनवॉइस। एंड सेम केस गोज विद आईटीसी। अब ऑब्वियसली मूवी टिकट का किसी को आईटीसी मिलता नहीं। मैं मेरे स्टाफ को भी मूवी दिखाने ले गया, कैन आई क्लेम इट एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर? पहली बात है कि भले मैं इनकम टैक्स में क्लेम कर लूं अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 ऑफ द ओल्ड एक्ट, ये क्लियर? आई मे क्लेम इट एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर अंडर द पीजीबीपी, राइट? बट आई कैनॉट अवेल आईटीसी बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड। क्लियर है? यस नो? आर यू देयर? सब है मेरे साथ? पीजीबीपी हो गया क्या आपका? चालू है क्या, चालू है अभी? अच्छा। 43B, 43B हो गया। अच्छा, पेमेंट वाला। अच्छा चलो बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की, कैपिटल गुड्स की बात कर लेते सर। इफ यू हैव चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ एनी मशीनरी देन आईटीसी इज नॉट अलाउड। एम आई राइट? एम आई राइट? टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी सर, सेक्शन 16(4) वाइडली आस्क्ड क्या बोल रहा है सर? सेक्शन 16(4) व्हाट इज द लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी? 30th November of the next financial year or date of filing of annual return, whichever is। शाबाश, आर यू देयर? अब छोटे छोटे इश्यूज सर। किस एक बच्चे का सवाल था सर, सप्लायर के फैक्ट्री के गेट के ऊपर गुड्स बन के रेडी है लेकिन रेसिपिएंट तक पहुंचे नहीं है, तो ओईएम जो है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसके गेट पे गुड्स बन के रेडी है लेकिन अब तक मेरे यहाँ नहीं आए, तो भी रेसिपिएंट आईटीसी ले सकता है क्या?
टेक्निकली देखा जाए तो नो, लेकिन सर्कुलर निकाल के बोला गया कि रेसिपियन के पास फिजिकली गुड्स भले ही आए ना हो, लेकिन ओईएम के गेट पे अगर गुड्स रेडी हो तो भी रेसिपियन क्या ले सकता है, आईटीसी। आई थिंक दैट्स वेरी बोल्ड मूव टू मेक। इज इट क्लियर? यस नो? बट यस, इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट रादर, इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे पोस्टमैन की भूमिका है ना, लॉ है वो आप तक पहुंचा रहा है, बराबर। सर्कुलर थोड़ी ना इंस्टीट्यूट ने लाया है भाई। यस, इंस्टीट्यूट ने तो पेपर लाया है। चलो आगे बढ़े। अरे ऐसा ना, चलो फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन ये भी कर लिया, सर उसके फैक्ट्री के गुड्स गेट पे गुड्स रेडी थे, हमने आईटीसी ले लिया, बाद में गुड्स चोरी हो गए, तो अब हम रिवर्स नहीं करेंगे? तो वो भी लिखा है सर्कुलर में, क्या गुड्स अगर बाद में डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, स्टोलन हुए तो वो आईटीसी क्या करना होगा, रिवर्स। कैसा आ कैसे सकता है किसी के दिमाग में, देख रहे हैं आप ये पॉइंट? यस, पर लोग ऐसा करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ता है। आई होप यू आर देयर। चलो आगे बढ़ते सर अभी फटाफट यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट सेक्शन देखा था, सेक्शन 16 सबसेक्शन 6, जो क्या बोल रहा है कि टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी इन केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एप्लीकेबल होगा या नहीं। आर यू देयर? टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी इन केस ऑफ व्हाट माय फ्रेंड, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। एक बार कोई नंबर कैंसिल हो गया, वापस बात करेंगे, एक बार कोई नंबर क्या हो गया, कैंसिल, उसको रिवोक अगर आपने अगले ईयर के 30 नवंबर के पहले कर लिया तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, फिर कोई भी केस हो। इज क्लियर? प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हो या रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हो। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? सर प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव मतलब आज ऑर्डर की और आज से ही कैंसिल, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आज ऑर्डर की और पिछली डेट से कैंसिल। क्लियर है या ऐसा नो? नंबर रिवोक होने के बाद, मतलब रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन होने के बाद 30 दिन का समय आपको कौन से केस में मिलेगा, रेट्रोस्पेक्टिव में या प्रोस्पेक्टिव में? रेट्रोस्पेक्टिव में, वेरी गुड वेरी गुड। 30 दिन का टाइम आपको कौन से केस में मिलेगा, रेट्रोस्पेक्टिव में। सो ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन, ऑनलाइन याद रखना, आपको 30 दिन का टाइम लिमिट मिलेगा फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच योर नंबर हैज बीन रिवोक्ड, दैट इज कैंसिलेशन हैज ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिवोक्ड, वहां से 30 दिन का टाइम मिलेगा, याद रखना, ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे केस में सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगले साल के 30 नवंबर के पहले नंबर रिवोक कर लेना है। फिर भले ही वो 30 दिन जो है जिसमें आपको रिटर्न फाइल करना है, वो 30 दिन के अंदर ड्यू डेट आ गई बीच में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गई बात समझ में? यस नो? आई बात समझ में? बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा याद रहेगा नहीं। आप समझ में आया? सर वो मुश्किल वाला याद रखो बेटा, पहले आसान तो कर रख ले। यस, कीवर्ड याद रखो, उसमें ग्रामर ऐड करो, सेंटेंस तैयार। सर अब बात करते हैं मोस्ट डिस्कस्ड सेक्शन ऑफ आईटीसी, दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, पॉपुलरली नोन एज व्हाट, ब्लॉक्ड क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट? जोर से बोलो भाई। क्या बात है, ब्लॉक क्रेडिट के अंदर सर प्रोविजन पहला है मोटर व्हीकल का, कौन सा है बोलो? मोटर व्हीकल के केस में क्या बोला गया है, ठीक है, मोटर व्हीकल के केस में क्या बोला गया है सर, सिंपल बोल रहा है मोटर व्हीकल का केस, यदि किसी भी मोटर व्हीकल को गुड्स या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, गुड्स कैरियर, तो उसका आईटीसी हमेशा अलाउड रहेगा। अगर पैसेंजर व्हीकल है और कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो भी आईटीसी क्या रहेगा, अलाउड। लेकिन अगर पैसेंजर व्हीकल है, कैपेसिटी 13 या उससे कम है, कैपेसिटी 13 या उससे कम है, और ये 13 में हमेशा ड्राइवर इंक्लूड रहेगा, तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन 3 कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर ली, कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन, तो आईटीसी मिल जाएगा। ऑनलाइन मेरे साथ बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। आज लेक्चर में याद रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी जीएसटी का आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ बने रहना, कोई भी मुझे छोड़ के मत जाना। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पैसेंजर व्हीकल के केस में 13 से कम अगर मेरे पास कोई भी अगर सीटिंग कैपेसिटी वाली गाड़ी है तो उसका आईटीसी 3 केस में मिलेगा। पहला केस बोल दो जिसमें आप क्या कर रहे हो, फर्दर सप्लाई, दूसरा केस बोल दो, तीसरा केस बोल दो, इन तीनों केस में ही आपको आईटीसी मिलने वाला है, बाकी आईटीसी मिलने वाला नहीं। सर इसका ये बता दो, खर्चों का, इंश्योरेंस का, रिपेयर्स का, मेंटेनेंस का आईटीसी का क्या? भैया अगर तुझे गाड़ी का व्हीकल का आईटीसी है तो तुझे खर्चे का भी आईटीसी मिलेगा, व्हीकल का आईटीसी नहीं है तो
खर्चे का भी आईटीसी मिलने वाला नहीं है। क्लियर है? अब बात करेंगे वेसल और एयरक्राफ्ट की। किसकी बात होगी अभी? किसकी बात होगी? क्या बात है, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में याद रखना सेम लॉजिक है। सर इधर तेरह का सीटिंग कैपेसिटी का कोई रूल है क्या? नहीं है, क्योंकि कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट जनरली कैपेसिटी 13 से ज्यादा होती, लेकिन उस पे भी मैं आऊंगा। व्हाट अबाउट चार्टर्ड फ्लाइट्स? आ रहे हैं हम उस पे भी, चलो। सो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट अबाउट दी हेलीकॉप्टर, मतलब चौफर जो उसके अंदर क्या होता है कि 6-7 लोग, तो उसका क्या, उस पे भी मैं आऊंगा, डोंट वरी। तो वेसल हो या एयरक्राफ्ट हो, अगर वो पैसेंजर व्हीकल है तो क्या, और कमर्शियल है तो क्या। तो अगर गुड्स के लिए है तो ऑलवेज आईटीसी क्या होने वाला है, अलाउड। लेकिन पैसेंजर के लिए, अगर फर्दर सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है, या ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहा है, तो उसका आईटीसी क्या रहेगा, अलाउड। इन एनी अदर केस अलाउड होने वाला। तो चार्टर्ड फ्लाइट जो है ये आपने खरीदी क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस है लोगों को नासिक दर्शन कराना। बात समझ रहे हो? आईटीसी मिलेगा। चार्टर्ड फ्लाइट खरीदी खुद के लिए, मुझे जाना है यहाँ से वहां, मेरी मान लो कि कोई एक्टर हूं मैं, मेरी शूटिंग होती है, या क्रिकेटर है, उसको आना पड़ता है बार बार लंदन से इंडिया, इंडिया से लंदन, उसके लिए किया है। अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो अगर उसने कोई चार्टर्ड फ्लाइट खरीदी, बराबर है क्या नहीं, ऐसा ना, तो उसका उसको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। चलो, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, चलो आगे बढ़े। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सब क्लॉज बी क्या बोलता है? 17(5)(b) देखो, आईटीसी ऑफ केटरिंग, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ केयर, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फूड बेवरेज, लीजिंग वगैरह, इन सब चीजों का आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं, अनलेस यू आर एंगेज इन व्हाट, फर्दर सप्लाई, अनलेस यू आर एंगेज इन व्हाट। उसके बाद में मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, ये सब चीजों का भी आपको आईटीसी मिलने वाला है। यस। और अगर आपने कोई ट्रैवल बेनिफिट दिए एम्प्लॉयज को, तो उसका भी आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये सब में याद रखना, आपको आईटीसी मिल जाएगा अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर क्या लगाया है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। क्या लगाया है? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर क्या लगाया, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। आर यू देयर? यस नो? आई होप यू आर देयर। जैसे पीछे गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि जो फीमेल एम्प्लॉयज है उनको आपको कंपलसरी मैटरनिटी लीव देनी होगी। तो कुछ लोगों ने बोला कि देर आर सम फीमेल्स हु आर वेरी की एम्प्लॉयज, तो हम उनको इतनी छुट्टी दे नहीं सकते, तो और वो भी नहीं चाहते लेना क्योंकि वो भी की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। आर यू देयर? तो बोले कि नहीं मैं आई एम कंफर्टेबल, तो गवर्नमेंट ने बोला कि फिर यू हैव टू टेक केयर एंड प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस व्हेन एवर रिक्वायर्ड, दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन योर पार्ट। तो अब ये खर्चे का उनको क्या मिल जाएगा, आईटीसी। दूसरी जगह, ऑफिस के अंदर एवरी सैटरडे टर्फ खेलते बच्चे। यस। खेलते खेलते उनकी जो एक फिंगर है वो नेट में अटक के उंगली टूट गई, उसका आईटीसी मिलने वाला नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़े। अरे ऐसा ना। यस। मूविंग अहेड माय फ्रेंड, 17(5) सबसेक्शन सी। 17(5) सबसेक्शन सी जो किसके बारे में बात कर रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, किसके बारे में बात कर रहा है, ऑफ विच प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन इसमें दो चीजें सर, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मैंने रिसीव की किसके लिए, फर्दर सप्लाई, तो आईटीसी मिल जाएगा। सर फिर बिल्डर को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनको रेट कौन सा है, कंसेशनल। याद आ गया ना? लिंकअप हो रहा है क्या अभी आपको? क्या रेट है अफोर्डेबल में और नॉन अफोर्डेबल में? 5%। याद आ गया ना आपको? अफोर्डेबल में कितना रेट है, नॉन अफोर्डेबल में? यस। इज इट क्लियर? आर यू देयर? नॉन अफोर्डेबल मतलब अदर देन अफोर्डेबल। याद है ना? हाँ, नॉन अफोर्डेबल है तो ले कौन रहा है फिर? अफोर्डेबल हाउसिंग में 1%, अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग 5%। क्लियर है पॉइंट? मूविंग अगर अगर खुद के लिए कर रहे हो तो आईटीसी मिलने वाला नहीं। शाबाश। अब बात करते हैं सर प्लांट एंड मशीनरी की। किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी आपको हमेशा मिलेगा, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ये आप क्लियर कर लो माइंड में, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल।
सर फिर किसका नहीं मिलेगा? सिर्फ तीन टाइप के, सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिलने वाला नहीं है। सर प्लीज बताइए कौन कौन से? पहला बोलो। सिविल स्ट्रक्चर मिलेगा। टेलीकॉम मिलेगा। पाइपलाइन लेड आउटसाइड फैक्ट्री मिलेगा। इन तीनों का आईटीसी मिलने वाला, बाकी सबका आईटीसी मिल जाएगा। सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का रिपेयर्स कंडक्ट हुआ है, और ये जो रिपेयर है दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया गया है, तो क्या आईटीसी मिल जाएगा? यस। तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया गया है और होना भी पी एंड एल में जाना चाहिए था, तभी क्या मिलेगा? आईटीसी, वरना आईटीसी मिलने वाला नहीं है। अगर पी एंड एल को डेबिट ना करते हुए आपने कैपिटलाइज किया तो आईटीसी इज नॉट अलाउड। आई होप यू आर देयर। आगे बढ़ते सर। उसके बाद यदि आप कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन से परचेस कर रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वैसे भी चार्ज नहीं कर रहा है। तो हाउ यू कैन अवेल द आईटीसी? बिकॉज ही इज रजिस्टर्ड अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में बोल दिया गया है, इंडिया में लिया तो ब्लॉक है बेटा, बाहर से लिया तो देखो अलाउड है। सिंपल पॉइंट है। 17(5) पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई भी चीज ली तो आईटीसी अलाउड नहीं सर, वैसे भी सेक्शन 16(1) में वो अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर? 17(5)(h) सैंपल लिया, फ्री गिफ्ट लिया, यस नो, या गुड्स आपके स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, इस तरह के अगर आपके सप्लाई साइड में कोई भी काम हो रहा है तो आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। बाय वन गेट वन मतलब तुम कोई चीज खरीदते हो, जीएसटी देते हो, बेचते वक्त उसको एक पे एक फ्री बोल के देते हो, तो जो दूसरी दी आपने वो फ्री दी क्या? आंसर इज नो। आपने दो गुड्स एक के प्राइस में बेचे हैं, इसलिए आपने टेक्निकली कुछ भी फ्री दिया नहीं। सर तो एग्जाम के लिए क्या याद रखे? बड़ा सिंपल है। अगर कोई भी सप्लायर बाय वन गेट वन कर रहा है, एक चीज देता है उस पर एक फ्री देता है, तो भी आपको पूरे का आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बाय मोर सेव मोर, तुम अगर बोलते हो 2,000 का खरीदो, 2,000 का खरीदोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसी स्कीम चला रहे हो उस केस में भी पूरा आईटीसी मिलेगा। सिंपल। सेकेंडरी डिस्काउंट, किसको आप पहले माल बेचते हो तब डिस्काउंट देते हो, बाद में उसको बोलते हो जब तू पैसे देगा ना तब और डिस्काउंट दूंगा, तो इस तरह से अगर किसी को आप डिस्काउंट 2 बार दे रहे हो तब भी पूरा आईटीसी मिलेगा, कोई लोड लेने की बात नहीं है। रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड ड्रग, इस पे एक शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है 3 मार्क की अगर आ गई तो। सिंपल है, सिनेरियो याद रखना है। मैंने किसी को माल बेचा जीएसटी लगा के, उसने मुझे माल रिटर्न बेचा। मेडिसिन या फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम सब, है मेरे साथ? फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैंने किसी को माल बेचा है जीएसटी लगा के, उसने मुझे रिटर्न माल बेचा है जीएसटी लगा के, तो मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं, जब बेचता हूं तो जीएसटी लगाऊंगा, भर दूंगा। रिटर्न वो जब भेजेगा मुझे तब मुझे आईटीसी मिलेगा कि नहीं? दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क। तो आंसर इज मुझे आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर मैं वो ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करने वाला हूं, बिकॉज वो टाइम एक्सपायर्ड है, तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं अगर उसको रीयूज करने वाला हूं तो मुझे आईटीसी मिलेगा। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट ओवर दिस, हाउ यू आर रीयूजिंग द expired drugs. So it can be used for any other purpose which is commercial purpose and legally allowed in India. क्लियर है? अभी इसको आप देखो, आई कैन से, जब भी कोई ड्रग्स यूज हो जाते हैं तो वो कुछ ड्रग्स ऐसे जो एनिमल्स के लिए भी यूज होते हैं, मतलब उनके टैबलेट वैबलेट बनाने में, क्योंकि कोई भी ड्रग जब एक्सपायर होता है तो ऐसा नहीं कि वो 12 बजे एक्सपायर होगा, 12 बज के 1 मिनट पर जहर बन गया, पॉइजन होगा, ऐसा नहीं है ना? सही है कि नहीं? क्रोसिन की गोली खा रहे हो आप, काय एक्सपायरी डेट काय? एक्सपायरी डेट आहे त्याच्यावरती 6 मे, 6 मे। आप बज रहे 11:58, 2 मिनट में ये क्रोसिन की गोली पॉइजन बन सकती है, जल्दी खा ले। ऐसा होना। यस, ऐसा ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका रीयूज होता है इन अदर इंडस्ट्रीज। इज इट क्लियर? चलो, मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। आर यू देयर? सब मेरे साथ है? उसके बाद सेकंड पॉइंट, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है फार्मा इंडस्ट्री का, वो किसी को गुड्स बेचता है, वो सामने वाला अगर कॉम्पोजिशन में रजिस्टर है और वो वापस रिटर्न बेचता है सामने वाला, तो जो भेज रहा है वो कॉम्पोजिशन में, तो वो आईटीसी लगाएगा क्या? मेरे को जीएसटी लगाएगा क्या? नहीं, तो मुझे आईटीसी मिलने वाला। सिंपल। उसके बाद सर, अगर मैंने सेक्शन 74, सेक्शन 129 और सेक्शन 130 इनमें से किसी भी सेक्शन के अंडर अगर कोई टैक्स दिया है तो दैट इज अ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ द डिमांड रेज बाय द डिपार्टमेंट, हेंस उसका आईटीसी मिलने वाला नहीं है। शाबाश। अमेंडमेंट एक आ गया है, डक्ट्स और मैनहोल्स, अल्दो ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी बट स्टिल उसका क्या मिल जाएगा आपको? बोलो भाइयों, आईटीसी। क्यों? एंड द रीजन इज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। शाबाश। बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? मिलना तो चाहिए। नहीं मिलेगा।
चलो, सेक्शन 17। सेक्शन 17 के अंदर अच्छी बात है, 2 और 3 जो है वो इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 तो एग्जाम के बाहर ही हो गया, 5 हमने पढ़ लिया। यस, यस नो। अब बचा 17(1). तो 17(1) क्लियरली क्या बोलता है कि दो रॉ मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल अपने बिजनेस के लिए यूज किया और एक रॉ मटेरियल अपने नॉन बिजनेस के लिए यूज किया, बराबर। तो जो रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए या टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी का आईटीसी आपको अवेल करना है, मतलब अवेलमेंट पे ब्रेक है, राइट। बाकी का अवेल करना नहीं। और ले लिया हो तो क्या करना होगा, रिवर्स। रिवर्स करना है विथ इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट कब लगेगा, ओनली इफ यूटिलाइज। याद है ना, कल हमने पढ़ा था सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में, इंटरेस्ट इज टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन आईटीसी इज अवेल्ड एंड यूटिलाइज। इफ अवेल्ड बट नॉट, then interest is not applicable. Are you there? बोलो। चलो, यस, यस नो। चलो, सो मूविंग अहेड सर। ये है 17(1). 17(2) बराबर बराबर है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्लियरली, लेकिन ये रूल 42 और 43 के साथ है। फिलहाल के लिए इस पे कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये सीए फाइनल के लिए रिजर्व कर दिया गया है। सर तो याद क्या रखे इसमें हमको, तो बस कॉन्सेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए याद रख लो, एक ही रॉ मटेरियल से दो जगह यूज हो रहा है, एक ही रॉ मटेरियल का दो जगह यूज हो रहा है। एक रॉ मटेरियल कौन सा है अपना, ए से टैक्सेबल भी बन रहा है, ए से एग्जाम भी बन रहा है। ए से टैक्सेबल भी बन रहा है, ए से एग्जाम भी बन रहा है। तो ए का पूरा आईटीसी पहले क्या कर लो, अवेल। पहले क्या कर लो, अवेल। और एवरी मंथ एंड में देखो, एग्जाम टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो जितना परसेंटेज एग्जाम टर्नओवर आया है उतना प्रोपोर्शन में आईटीसी क्या कर दो, रिवर्स। पर कौन सा वाला, सिर्फ कॉमन का, हाँ? पूरा नहीं। मतलब एग्जांपल ले लो, रॉ मटेरियल ए टैक्स से सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई बनता है, क्या बनता है, तो उसको क्यों आप अपोर्शन कर रहे हो, सही है ना। ए से सिर्फ टैक्सेबल है तो उसका 100%, बी से सिर्फ एग्जाम है, लेना ही नहीं है, सी से दोनों है टैक्सेबल और, तो सी का पहले क्या ले लो, अवेल। बाद में सी को किस में डिवाइड करो, ई बाई टी, एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। एम आई राइट। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हुआ करता था अंडर रूल 42, बट राइट नाउ इंस्टीट्यूट हैज really classified it as a part of complicated calculation and has shifted it to the AFM, sorry, final. Okay. Yes. Are you there? Are you there? चल, अब बात करेंगे अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सरकमस्टेंसेस। 18(1). चलो 18(1) ए क्या, आप बोलो। ऐसे बोल रहे हैं मुझे वो तारक मेहता का डायलॉग याद आ रहा है, सेठ जी आपने मुझसे कुछ कहा, याद है ना आपको, नट्टू काका को हो जाता है बीच बीच में, ऐसे बोल रहे धीरे धीरे। बोलो जरा, अच्छे से बोलो। 18(1) क्या बोलता है, अवेलमेंट। अवेलमेंट में कितनी कैटेगरी है, चार। पहला कौन सा है, फ्रॉम यूआरपी टू आरपी। पहले आप क्या थे, अभी क्या हो रहे हो, अंडर विच कैटेगरी। तो क्या होगा बोलो, उस केस के अंदर जो भी स्टॉक इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे, उसका क्या मिल जाएगा, और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आप पहले क्या थे, यूआरपी, अभी आप क्या हो रहे हो, अंडर विच कैटेगरी। इसमें क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ इज व्हाट, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उस दिन क्या पड़ा है जो स्टॉक, उसका क्या मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स का, और जो भी आइटम स्टॉक में कितना साल पुराना है उसका आईटीसी, भले उस पे जीएसटी दिया हो, उसका इनवॉइस भी है, तभी तो पता चला कब का है। अच्छा, मतलब इनवॉइस गायब करने का। प्लीज अवॉइड इविल माइंड। देखो, मुझे डर पता है कौन से बच्चे से लगता है, जो हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है, फोकस्ड है, सुपर्ब एक्सपीरियंस्ड है, और लास्ट में उसमें इविल माइंड है। ये बच्चा संसार के लिए खतरा है, ये खुद के लिए नहीं, ये सोसाइटी के लिए खतरा है। इज इट क्लियर, क्योंकि ये चारों गुण वो किसमें यूज करेगा अभी, गलत रास्ते में।
क्योंकि मेहनत लगा कि इविल माइंड काम करेगा। यस। जब तक फ्रॉड ना हो तब तक छोड़ने वाला नहीं, वो फ्रॉड करके ही मानेगा वो। तो कृपया करके ट्राई टू बी इन इकोनॉमिक टाइम्स रादर देन पुलिस टाइम्स। ठीक है। चलो, आगे बढ़े। यस सर। अब ले लिया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। अभी आप क्या बोल रहे हो कि कौन देखेगा इतना, यही कहना है ना आपका। अब उसे को वो एरिया में जाएगा तू, तो मेरे पास कलेक्टेड बट नॉट पेड वाले क्लाइंट है। बता के चोरी की। R1 10 करोड़, 3B नील। बोलो क्या कर लोगे। सही है ना। क्या कर लोगे। तो उसमें वो एरिया में मत घुसो, फिर मैं 2 घंटा बात कर सकता हूँ, ठीक है, वो छोड़ दो आप। नहीं, क्या करेंगे जान के आप। अपने को अपना सोचना है 50 मार्क का। अभी 46 करोड़ का एक ऑर्डर आया है, अभी वो फाइट करना है अभी। उसका टेंशन है मेरे को इतना। चलो, यही फेक आईटीसी का है। उसके ऊपर आरोप है कि वो फेक आईटीसी का काम करता था। तो आरोप ही बोलूंगा ना, क्योंकि शो कॉज नोटिस में एलिज्ड लिखा है। अगर वो प्रूवन होता तो अरेस्ट होता ना। एलिज्ड। और आपको तो पता है कि नो चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ लॉयर कैन डिनाई द क्लाइंट ऑन द ग्राउंड्स दैट ही इज इनफेमस, मतलब बदनाम है, दैट ही डज नॉट हैव मनी, या पीपल बिलीव्स हिम टू बी गिल्टी। इफ आई एम डूइंग सो आई विल बी वायलेटिंग माय प्रोफेशनल एथिक्स। ओके। यस नो। आर यू देयर। दैट्स वाई सर। चलो तो 18(1) ए और बी, आई होप यू आर क्लियर विथ इट। 18(1) सी की बात कर रहे, जहां पे मैं पहले किसमें था बोलो जल्दी। कॉम्पोजिशन में किसमें था, और अब किसमें आ रहा हूँ बोलो। पहले मैं कॉम्पोजिशन में था, अब नॉर्मल में रहा हूँ। तो जिस दिन शिफ्ट हो रहा हो उस दिन जो भी स्टॉक पड़ा है उसका आईटीसी मिल जाएगा। और कैपिटल गुड्स के केस में जितने क्वार्टर कॉम्पोजिशन में था उतने क्वार्टर छोड़ दो। हर क्वार्टर के लिए क्या रेट रहेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5% पर क्वार्टर। सर 5% पर क्वार्टर, ऑनलाइन याद रखना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है। 5% एक क्वार्टर के लिए, ठीक है। आपको लगाना है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्वार्टर्स, उतना छोड़ दो, बाकी का आईटीसी ले लो। सर क्वार्टर्स फिक्स्ड है, इज इट क्लियर। एक क्वार्टर मतलब कितने दिन, 3 महीना। यस। इवन अ पार्ट ऑफ द मंथ इज ट्रीटेड एज फुल क्वार्टर, इज इट क्लियर। आर यू दैट। आर यू दैट। शाबाश। मूविंग अहेड। चलो, अब पहले मेरा प्रोडक्ट टैक्सेबल था, अब मेरा प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट, और सॉरी पहले एग्जाम्प्ट था, अब मेरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, टैक्सेबल। उस केस में भी सेम रूल एप्लीकेबल रहेगा सर। जिस दिन मेरा प्रोडक्ट टैक्सेबल हो रहा है उस दिन जो मेरे पास स्टॉक में पड़ा है आईटीसी, वो पूरा स्टॉक पड़ा है उसका पूरा आईटीसी क्या कर लूंगा, अवेल। आई एम देयर। यस, आर यू देयर। चलिए, अब 18(2) हम देख ही चुके ऑलरेडी कि 1 साल से पुराना अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो आपके स्टॉक में पड़ा है तो उसका आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। शाबाश। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन पे जरा एक पॉइंट, हाँ, ये थोड़ा एक एरर हो गया है इधर शायद लिखते वक्त। इधर ट्रांसफररी लिखो, हाँ, ये चेंज कर लो प्लीज। ट्रांसफरी लिखा है ना, ट्रांसफरर, मतलब जो ये हम डिस्कस करते पहले आप लिख लो, ट्रांसफरर। लिखा क्या। हाँ। अब इसका मतलब क्या है, मेरी एक पार्टनरशिप फर्म थी, उस पार्टनरशिप फर्म को मैं अभी कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, प्राइवेट लिमिटेड में। किसमें करना चाहता हूँ। तो डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल नहीं। डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल। सर तो क्या करना है फिर बता दो एक बार। तो बहुत सिंपल पॉइंट है सर। यस, आर यू देयर। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। पहले मेरी क्या थी बोलो, पार्टनरशिप फर्म, अब मेरी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड। तो मुझे क्या करना है सर, पहले प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, इसे क्लियर। फिर पार्टनरशिप फर्म आईटीसी 02 नाम का फॉर्म फाइल करेगी। यस। जैसे ही पार्टनरशिप फर्म फाइल करेगी, जो ट्रांसफरी है यानी कि रेसिपिएंट, उसको एक्सेप्ट करना होगा। यस। वो एक्सेप्ट करेगा, पीओ वेरीफाई करेगा, पीओ ने वेरीफाई किया तो इसके किस में जमा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। दैट्स इट। सिंपल है, लेकिन फाइल कौन करेगा, जिसके पास पड़ा हुआ है, यानी कि ट्रांसफरर। इज इट क्लियर, विच इज लॉजिकल ऑल्सो। आर यू देयर। उसके बाद रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में रिवर्सल कब को हो रहा है, पहले मैं किस में था बोलो, टैक्सेबल था, अंडर रेगुलर। अब मैं किस में जा रहा हूँ, या पहले मेरा प्रोडक्ट टैक्सेबल था, अब मैं किस में जा रहा हूँ,
या पहले मैं रजिस्टर्ड था, अब मैं क्या हो रहा हूं, अनरजिस्टर्ड, एक ही बात है तीनों के अंदर, ठीक है। मतलब मैं आरपी टू यूआरपी हो जाऊं, रेगुलर से कॉम्पोजिशन हो जाऊं, टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट हो जाओ, मतलब अब टैक्स भरने वाला नहीं हो। इस केस में जिस दिन मेरे साथ वो हादसा हुआ, उस दिन जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका जो आईटीसी है वो मुझे क्या करना होगा, रिवर्स। और कैपिटल गुड्स का क्या करना है सर, तो मुझे डिवाइड करना है उसको 60 मंथ्स में। कितने मंथ्स में, वैल्यू को डिवाइड करना है कि आईटीसी को, हाँ ये याद रखना। आईटीसी को कितने मंथ्स में डिवाइड करना है, 60, और जितने मंथ मैंने उसको यूज किया अंडर व्हाट दैट स्कीम वो छोड़ दो, बाकी का क्या करना होगा, रिवर्स रिवर्स। इज इट क्लियर, सब है क्या मेरे साथ। हम्म। नंबर लिया हो तो की बात चल रही ना, हो तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। आउटपुट एग्जाम्प्ट है, इनपुट टैक्सेबल हो सकता है, सही है ना। चलिए, ओके, आर यू देयर। अरे बोलो। 18.5 में कुछ नहीं है, 18.6 के ऊपर आ जाते हैं हम। 18.6 में मैंने आपको क्लियरली बोला है, 18.6 के अंदर क्या है, हेडिंग क्या है बोलो, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। क्या हेडिंग है बोलो, अरे जोर से बोलो। उसमें क्या होने वाला है फिर, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स में क्या होने वाला है। आप कैपिटल गुड्स को बेच रहे हो, कैपिटल गुड्स को बेच रहे हो तो क्या करेंगे सर, बहुत सिंपल है। कैपिटल गुड्स को आप बेच रहे हो तो क्या करेंगे, दो मेथड है आपके पास। पहली मेथड, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है इंटू जीएसटी रेट जो आएगा, यस, जो कि हमने यहां पे लिखा है। और दूसरा मेथड क्या है, जितना आईटीसी आपने उस कैपिटल गुड्स के परचेज पे अवेल किया था वो निकालो, उसमें से माइनस करो जितने क्वार्टर आपने उस मशीन को यूज किया है, उतने छोड़ दो इंटू 5%, और जो बचा हुआ है उसको कंपेयर करो इसके साथ, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। समझ में आ गया, हाई चांस ऑफ कमिंग इनटू एग्जाम, इवन इन एमसीक्यू ऑल्सो दे कैन डू सो। यस, यस नो। चलिए एक बार सीक्वेंस भी रिवाइज कर लेते हैं। सीक्वेंस का सेक्शन क्या है सर, सेक्शन 49A, 49B, 49.5, 49.6, रीड विथ रूल 88A। इज इट क्लियर, ये सबका क्रक्स है सर, इतना याद रखना है क्या, जितना याद रहे याद रखो, नहीं रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले किसके अगेंस्ट, आईजीएसटी बच गया तो, और इन एनी मैनर। एसजीएसटी का, सीजीएसटी का क्रेडिट पहले, सीजीएसटी बच गया तो एसजीएसटी के अगेंस्ट पॉसिबल नहीं है, यूटीजीएसटी के भी अगेंस्ट पॉसिबल। और यूटीजीएसटी और एसजीएसटी अगर है उसका क्रेडिट पहले किसके अगेंस्ट, एसजीएसटी बच गया तो आईजीएसटी। बोलो, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, हैप्पी, हैप्पी हैप्पी। अरे बोलो भाई, यहाँ पे किसी को कुछ कहना है, सिंपल है। चलो ओके, अब बात करते हैं सर इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट में मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि इंटरेस्ट अनपेड टैक्स लायबिलिटी पे आएगा फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्यू टू द डेट इट इज पेड। क्लियर है, यस। उसके बाद में सर रेट क्या रहेगा, ऑलवेज 18%। 53 बोलता है कि आईटीसी अगर ज्यादा ले लिया और यूटिलाइज किया तो ही इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं आएगा। यस, यस नो। मान लीजिए 100 रुपये आईटीसी लिया पर यूज बीसी किया तो इंटरेस्ट कितने पे आएगा, 20। क्लियर है, यस नो। अब ग्रॉस वर्सेस नेट का कॉन्सेप्ट कल हमने डिस्कस किया था। क्या कॉन्सेप्ट था सर, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, ग्रॉस वर्सेस नेट। क्या 100 रुपए का अगर टैक्स है मेरा, उस महीने आईटीसी जीरो, नेट कितना है 100। अगर मैं ये रिटर्न नील फाइल कर देता हूँ और अगले महीने यानी कि मई के रिटर्न में अप्रैल की लाइबिलिटी जो 100 रुपया है उसके लिए आईटीसी कौन से महीने का यूज करता हूँ, मई का, तो ये चलने वाला नहीं है। अप्रैल महीने का लाइबिलिटी अगर आप मई महीने में रिपोर्ट कर रहे हो पर आईटीसी आप मई महीने का यूज कर रहे हो तो ये अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इंटरेस्ट कितने पे आएगा आपको, 100 रुपए पे। इज इट क्लियर, भले ही आपकी उस महीने की नेट लायबिलिटी क्या हो, नील। इन शॉर्ट सर एक लाइन में बता दो ना,
पिछले महीने की लायबिलिटी के लिए इस महीने का आईटीसी यूज नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कर रहे हो तो पिछले महीने की जो नेट लायबिलिटी है उस पे क्या देना होगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% मात्र। क्लियर है? हैप्पी? सब है मेरे साथ? अब आगे सर 86A 86B बोलो जल्दी से। ब्लॉकिंग वाला कौन सा रूल है इसमें, ए या बी? ए। ब्लॉकिंग का रूल क्या है, आपने क्या क्या किया, पहला फटाफट बोलो, पहली कंडीशन क्या किया आपने, सप्लायर क्या है, क्या नहीं मिला आपको, क्या नहीं पे किया, टैक्स। सप्लायर क्या नहीं कर रहा है, बिजनेस कहां से कंडक्ट नहीं कर रहा है, रजिस्टर्ड एड्रेस में, और उसके पास क्या नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी हुआ तो रेसिपिएंट का आईटीसी ब्लॉक किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, यानी कि कमिश्नर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर। इज इट क्लियर? इस पॉइंट को लेके भी हमने फाइट किया था एक मैटर में, मेरे प्रॉपर ऑफिसर यानी कि ऑफिसर ने ब्लॉक कर दिया था, कमिश्नर ने ब्लॉक नहीं किया था। इज इट क्लियर? तो हमने रेज किया था क्वेश्चन कि सर कमिश्नर ऑथराइज है, आप ऑथराइज नहीं है, तो उसने फिर इंटरनल सर्कुलर उनका जो था वो लाया और बताया हमको पावर डेलीगेट हुई। ओ दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का अंदर का सर्कुलर था। मतलब दिस शुड हैव बीन मेड पब्लिक। बोले नो नो इट्स ओके, आपका पॉइंट सही है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। तो डिपार्टमेंट का इंटरनल सर्कुलर आ गया है कि कमिश्नर ने पावर डेलीगेट कर दी। डेलीगेट करना मतलब जिम्मेदारी किसी और जूनियर को सौंपना। क्लियर है? यस ओके, सो मूविंग अहेड। ये कमिश्नर जो है वो कितने दिन तक ये कर सकते हैं सर, तो ये 1 साल से ज्यादा आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते। फर्दर, क्या ये रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर सेटिस्फाइड है कौन, कमिश्नर, कि भाई जो गलती आपने की अब वो गलती को आपने सुधार लिया है। क्लियर है? चलो उसके बाद 86B। सर अगर आपका टर्नओवर मंथली 50 लाख से ऊपर है तो आपको ये रूल फॉलो करना है। क्या रूल बोलता है, मिनिमम 1% ऑफ योर टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी यू हैव टू पे इन व्हाट, कैश। मतलब आपके टोटल लाइबिलिटी का, ग्रॉस लाइबिलिटी का कितना परसेंट, 1%, आपको किस में भरना होगा, कैश में। किस में भरना होगा, कैश में। आर यू देयर? यस सर। तो ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर, अब इसको एक्सेप्शन सुनिए, अगर पिछले 2 साल के अंदर आपने इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा दिया है, अगर आप ऑलरेडी रिफंड ले रहे हो, यस, अगर ऑलरेडी आपने 1% से ज्यादा पैसा कैश में भर दिया है, या आप खुद गवर्नमेंट हो, इन सभी केस में क्या होगा बोलो जल्दी से, क्या होगा बोलो, आपको 1% पैसा भरने की जरूरत नहीं, 1% पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट रूल 86B सेज। आई होप यू आर देयर। तो 86A बात करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक कब होगा, 86B बात करता है आपको 1% पेमेंट कैश में कब करना है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? So this is how, dear friends, we have come to the end of this very very beautiful chapter. Is it clear? इस क्वेश्चन के कई, इस चैप्टर के कई सारे संपूर्ण में क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस जो है जो हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो कवर करना होगा जो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? वो चैप्टर जब अपना हो जाएगा तो आईटीसी का हर क्वेश्चन, हर तो नहीं बोलूंगा, थोड़े एग्जामिशन का भी टच है उसको, तो वो एग्जामिशन वाला छोड़ के बाकी का सब लगभग लगभग आप 80% सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस नो? तो हम स्टार्ट करेंगे अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो वी हैव 15 मिनट्स, सो लेट्स वी कैन स्टार्ट। यस, 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 ओके।